नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए पोक्सो एक्ट पर आधारित सरिस्का श्रृंखला फिफ्थ में आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। और पोक्सो एक्ट 2012-2019 में इसमें क्या अमेंडमेंट हुए उन पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, सरिस्का श्रृंखला। ये क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, ओएस। और इसके साथ में एनवीएस में जितनी भी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए पोक्सो एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। केवीएस में सभी पोस्ट के लिए पोक्सो एक्ट है वो बहुत जरूरी हो जाएगा। और एनसीटी वाइस प्रिंसिपल जो कि कंडक्ट करवाई जाती है यूपीएससी के द्वारा, इसके साथ में दूसरे एग्जाम्स में भी देखा गया है कि पोक्सो एक्ट पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। और स्कूल सिस्टम में पोक्सो एक्ट पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इनको डिस्कस किया जा रहा है सरिस्का श्रृंखला में। तो देखिए वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन 81। व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड एज पर द पोक्सो एक्ट 2012? पोक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार बच्चे का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए चाइल्ड्स स्टेटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट हिज हर रेजिडेंस, बी और ए प्लेस वेयर ही और सी यूजुअली रिजाइड, C or at a place of his or her choice, D the police officer shall ensure that the identity of the child is protected from the public media unless otherwise directed by the special court in the interest of the child, E all the above। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि पोक्सो एक्ट में स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करना होगा। और ये स्टेटमेंट है वो बच्चे का स्टेटमेंट लिया जा रहा है, क्योंकि थ्रेटनिंग है या जो बच्चे के साथ में दुर्घटना हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पोक्सो एक्ट के तहत स्टेटमेंट लेने के लिए ये सभी ऑप्शंस है हमारे सही हो जाएंगे। ऑल दी अबव। ए चाइल्ड्स स्टेटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट हिज हर रेजिडेंस। बच्चे के घर पर बयान है वो दर्ज किए जाए, जिससे कि बच्चे में किस तरीके का भय नहीं हो, कोई हिचक नहीं हो, वो अपनी बात को अच्छे से कह पाए। तो उसके रेजिडेंस पर, आवास पर ये स्टेटमेंट है वो लिया जाना चाहिए। और ए प्लेस वेयर ही और सी यूजुअली रिजाइड, मतलब वो सामान्य रूप से उस स्थान पर रहता हो तो वहां पर भी बयान लिया जा सकता है। तीसरी कंडीशन है और एट ए प्लेस ऑफ हिज और हर चॉइस, मतलब कि वो उसकी चॉइस के अनुसार भी हो सकता है कि कौन सी जगह पर वो अपना बयान दर्ज करवाना चाहता है। डी ऑप्शन में बताया गया द पुलिस ऑफिसर शैल एंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक मीडिया, मतलब कि किसी भी तरीके से पब्लिक मीडिया में उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है वो नहीं जानी चाहिए। ये पुलिस अधिकारी है वो प्रोटेक्ट करेंगे, ये इंश्योर करेंगे। अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट। आपको मालूम है इससे पहले वाले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोक्सो एक्ट को सुनने के लिए, ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो बनाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो स्पेशल कोर्ट इस तरीके का कोई आदेश जारी ना कर दे कि इसको पब्लिक मीडिया में जारी कर दिया जाए, बता दिया जाए, जिससे कि बच्चे को फायदे हो जाए, बच्चे के लिए या बच्चे के पक्ष में कोई चीज हो तो पब्लिक मीडिया में दिया जा सकता है। परंतु इसका आदेश है कौन जारी करेगा? स्पेशल कोर्ट जारी करेगा। अदरवाइज उसकी आइडेंटिटी है वो किसी भी प्रकार से पब्लिक मीडिया में नहीं जानी चाहिए। तो सभी स्टेटमेंट है वो सही हो जाते हैं, सभी पॉइंट है ठीक हो जाते हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑल दी अबव। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 82। व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड एज पर द पोक्सो एक्ट 2012? पोक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार बच्चे का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? तो सेम क्वेश्चन है परंतु ऑप्शन में नई चीजें क्या बताई गई है देख लेते हैं। द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन shall, while examining the child, ensure that at no point of time the child come in the contact in any way with the accused. B, while recording the statement, officer shall not be in uniform. C, under no circumstances can a child be detained in the police station in the night and the statement is recorded by audio visual means। डी हो जाएगा ऑल दी अबव। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर भी आपको मालूम है, सभी कंडीशंस है वो ठीक हो जाती हैं ऑल दी अबव। द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि जो जांच कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है। सेल वाइल एग्जामिनिंग द चाइल्ड एंश्योर दैट at no point of time the child come in the contact in any way with the accused,
मतलब कि अपराधी के सामने, जिसने भी कृत्य किया है उसके सामने किसी भी कंडीशन में बच्चे को पेश नहीं किया जाए, उसको उसका फेस नहीं करवाना चाहिए, उसके आमना सामना नहीं करवाना चाहिए जिसने भी अपराध किया है। और दूसरी कंडीशन बताई गई है, वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफिसर शेल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। बच्चे के सामने यूनिफॉर्म में ऑफिसर है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस यूनिफॉर्म में हो सकता है कि बच्चा अपना स्टेटमेंट नहीं दे पाए, वो अपनी बात नहीं बता पाए। तीसरी कंडीशन है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन ए चाइल्ड बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन। किसी भी परिस्थिति में बच्चे को पुलिस स्टेशन पर नहीं रोकना चाहिए। रात्रि के समय बच्चे को, कोई भी परिस्थिति में बच्चे को रात्रि के समय पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जाएगा, ये बात बताई गई है। और इसके साथ में ये भी कंडीशन बताई गई है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए वो ऑडियो विजुअल मीन्स में रिकॉर्ड किया जाए, मतलब कि ऑडियो और विजुअल एविडेंस है वो भी तैयार कर लिए जाए, जिससे कि बच्चे का स्टेटमेंट है ऑडियो विजुअल मीन्स में पेश किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया अक्यूज्ड है कोर्ट में होगा, और वहां पर स्टेटमेंट है वो बच्चा उसको अक्यूज्ड के सामने आमना सामना ना हो जाए, इसलिए ऑडियो विजुअल मीन्स में भी उसको सुनाया जा सकता है, कोर्ट के सामने जा सकते हैं। बच्चे का ऑडियो विजुअल मीन्स में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है वहां पर एविडेंस के रूप में उसको उपयोग किया जा सकता है। तो ये सभी पॉइंट है सही हो जाएंगे ऑल दी अबव। जब आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा है वो अच्छे से अपनी बात कह पाए, और उसको प्रोटेक्ट भी करना है, उसको सेव भी करना है, बदनामी भी उसकी नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। देख लेते हैं नया क्वेश्चन 83। अकॉर्डिंग टू द पोक्सो एक्ट 2012 द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड बी रिकॉर्डेड बाई हुम। पोक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार बच्चे का बयान किसके द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, ये भी कंडीशन बताई गई है। एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाई ए वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। बी द पुलिस ऑफिसर मस्ट सीक द असिस्टेंस ऑफ ए qualified special educator while recording the statement of a child with mental or physical disability. C. The assistance of a qualified translator or interpreter can be taken while recording the statement. D. The statement must be recorded in the presence of parents or any other person in whom the child trusts or has confidence. E. All the above. सही उत्तर आपको निश्चित रूप से मालूम है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। किसके सामने स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए जाए, कौन रिकॉर्ड करे, उसके लिए भी कंडीशन बता दी गई है। एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाई ए वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, मतलब कि महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए, और ये महिला पुलिस अधिकारी है कौन से रैंक से कम नहीं होगी, सब इंस्पेक्टर से कम रैंक की ऑफिसर है वो स्टेटमेंट नहीं लेगी। इसके साथ में बी में द पुलिस ऑफिसर मस्ट सीक द असिस्टेंस ऑफ ए क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर, मतलब कि स्टेटमेंट कौन ले रहा है, वुमेन पुलिस ऑफिसर ले रही है, सब इंस्पेक्टर रैंक की लेवल की है या उससे ज्यादा की है, उससे कम नहीं हो सकती। और अगर कोई मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी बच्चे में है तो वहां पर असिस्टेंस लिया जा सकता है, क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर के द्वारा उसको असिस्टेंस दिया जा सकता है। स्टेटमेंट लेने के समय ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि कोई मेंटल इलनेस है, फिजिकल डिसेबिलिटी है तो सहायता ली जानी चाहिए। किसकी सहायता ली जानी चाहिए, क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर की सहायता ली जानी चाहिए। सी में द असिस्टेंस ऑफ ए क्वालिफाइड ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, मतलब कि कोई इस तरीके का क्वालिफाइड दुभाषिया लिया जा सकता है। मान लीजिए कि स्टेटमेंट है अलग लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जा रहा है जिसको बच्चा नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो ट्रांसलेटर की मदद ली जा सकती है, इंटरप्रेटर की मदद ली जा सकती है। डी में द स्टेटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि बच्चे के पेरेंट के सामने ये स्टेटमेंट है वो दर्ज किया जाए। अदर पर्सन इन whom द चाइल्ड ट्रस्ट और हैज कॉन्फिडेंस, मतलब कि ये बात भी बताई गई कि पेरेंट हो सकते हैं, और अक्यूज अगर कोई इस तरीके का है, पेरेंट है या उसके निजी रिश्तेदार है, तो वहां पर जिस पर भी बच्चा ट्रस्ट करता है उसको लिया जा सकता है, या कॉन्फिडेंस जिस पर है बच्चे का उसकी प्रेजेंस में स्टेटमेंट है वो लिया जाए। तो सभी पॉइंट है हमारे ठीक हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। देख लेते क्वेश्चन नंबर 84। व्हाट स्टेप्स मस्ट द पुलिस टेक टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। पुलिस को बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं।
The police officer investigating the case must ensure that the child does not come in contact with the accused at any point. तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ में the identity of the child must also be protected from the media. C. The special court may, in the interest of the child, direct that the matter brought to the media. D. All the above. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो क्या कर सकता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको ये ख्याल रखना है कि किसी भी बिंदु पर कोई भी जगह पर अक्यूज्ड के सामने जब वो अन्वेषण कर रहा है, जब वो जानकारी इंक्वायरी ले रहा है या स्टेटमेंट दर्ज कर रहा है, उस टाइम पर अक्यूज्ड के सामने बच्चा है वो नहीं आए। और इसी के साथ में द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड मस्ट ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मीडिया। मीडिया से आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्ट करनी है, उसके परिवार है, उसकी जगह है, घर है, स्कूल है, उनके बारे में जानकारी है वो मीडिया में नहीं जानी चाहिए। और स्पेशल कोर्ट अगर इस तरीके का कोई आदेश जारी करता है कि मीडिया में बातें जानी चाहिए तो परमिशन दी जा सकती है। तो सभी पॉइंट है हमारे ठीक हो जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। देख लेते क्वेश्चन नंबर 85। What measures must be taken to record the statement of a child with disabilities? दिव्यांग बच्चे का बयान दर्ज करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? ऑप्शन हमारे हैं द पुलिस ऑफिसर शुड टेक द हेल्प ऑफ ए क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर while recording the statement of a disabled child. B. While recording the statement of a disabled child, the police officer should seek the assistance of a person familiar with the child's mode of communication or an expert. C, A and B both correct. D, neither A nor B correct. Correct answer will be C, A and B both correct. सभी स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाते हैं। देख लेते हैं, पहला भी सही हो जाएगा। द पुलिस ऑफिसर शुड टेक द हेल्प ऑफ ए क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर while recording the statement of a disabled child. बच्चा अगर दिव्यांग है तो क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर की मदद ली जा सकती है जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है। साथ में while recording the statement of a disabled child, the police officer should seek the assistance of a person familiar with the child's mode of communication or an expert. मतलब कि बच्चा दिव्यांग है तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बात नहीं कह पाता है, या ये कहना चाहिए कि उसको कोई अगर गूंगा है, बहरा है या दूसरी तरीके की दिव्यांगता है तो वहां पर जो कम्युनिकेशन, इस तरीके के दिव्यांग बच्चों के कम्युनिकेशन के लिए जो परिचित हो उसी को यूज करना चाहिए, उसी को काम लेना चाहिए। इस कंडीशन में एक्सपर्ट है उसका असिस्टेंस है वो स्टेटमेंट दर्ज करने के समय लिया जा सकता है। दोनों पॉइंट ठीक हो जाएंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ए एंड बी बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86। Forensic medical care for victims of sexual assault, DHR guidelines 2013. The following suggestions have been made for the purpose of forensic investigation. फोरेंसिक जांच के उद्देश्य से यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए फोरेंसिक चिकित्सा देखभाल डीएचआर दिशा निर्देश 2013 में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। कौन कौन से सुझाव हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। द केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट comes to the hospital or is brought by the police, it will be registered as MLC medico legal case. B. Every effort must be made to protect the confidentiality of the medical examination as well as the privacy and safety of the victim. C. Appropriate treatment and counseling will be given to the victim, but the victim cannot refuse treatment and or examination for police investigation. तो फोरेंसिक मेडिकल केयर फॉर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असोल्ट डीएचआर गाइडलाइंस 2013 में क्या बात बताई गई है? ऑप्शन लास्ट का हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। फोरेंसिक मेडिकल केयर फॉर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असोल्ट डीएचआर गाइडलाइंस 2013 में क्या बात बताई गई है? फोरेंसिक जांच के उद्देश्य से यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए फोरेंसिक चिकित्सा देखभाल डीएचआर दिशा निर्देश 2013 में क्या बात बताई गई? देख लेते हैं ऑप्शन। तो सभी ऑप्शन है वो ठीक हो जाते हैं। द केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट कम्स टू द हॉस्पिटल और इज ब्रॉट बाय द पुलिस, या तो हॉस्पिटल में डायरेक्ट इस तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट के केस आते हैं या पुलिस के द्वारा लाए जाते हैं। इट विल बी रजिस्टर्ड एज एमएलसी, ये किसके अंतर्गत रजिस्टर होने चाहिए? एमएलसी में। एमएलसी का मतलब होता है मेडिको लीगल केस में ये दर्ज होना चाहिए, ये बताया गया है गाइडलाइन में। इसके साथ में एवरी एफर्ट मस्ट बी
मेड टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब प्रत्येक वो कार्य किए जाने चाहिए जिससे कि उसकी गोपनीयता है वो बनी रहे, मेडिकल एग्जामिनेशन की गोपनीयता बनी रहे कि क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी। ये कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट है वो मेडिकल एग्जामिनेशन की कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, तो ये बात ध्यान रखनी होगी। और साथ में उसकी बच्चे की प्राइवेसी है, सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। इसके साथ में तीसरा पॉइंट क्या है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग विल बी गिवन टू द विक्टिम। मतलब कि उसको उचित इलाज दिया जाए, काउंसलिंग की जाए बच्चे की, जब उसके साथ में घटना हो गई है और अस्पताल लाया जा रहा है, तो ये सब कार्य किए जाने चाहिए। बट द विक्टिम कैन नॉट रिफ्यूज ट्रीटमेंट एंड और एग्जामिनेशन फॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो पीड़ित है वो इलाज से मना नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई बात है खुल जाएगी, राज खुल जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा, तो पीड़ित है वो इलाज से मना नहीं कर सकते, उसके घर वाले हैं वो मना नहीं कर सकते, उसको इलाज करवाना होगा। साथ में एग्जामिनेशन से भी वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक परीक्षण जांच नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस का आगे नहीं बढ़ेगा, अपराधी को सजा नहीं दी जा सकेगी, तो इलाज से मना नहीं किया जा सकता, साथ में एग्जामिनेशन से मना नहीं किया जा सकता। इस पर्पज के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर किया जा रहा है तो सभी पॉइंट है वो सही हो जाते हैं। किसके लिए, फॉरेंसिक मेडिकल केयर फॉर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असोल्ट डीएचआर गाइडलाइंस 2013 के अनुसार ये पॉइंट सभी ठीक हो जाएंगे। ऑल दी अबव डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। देखते हैं नया सवाल 87, गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल मेडिकल लीगल केयर फॉर सर्वाइवर्स विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस 2014, द फॉलोइंग गाइडलाइंस हैव बीन सजेस्टेड। दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल चिकित्सा कानूनी देखभाल यौन हिंसा के उत्तरजीवी पीड़ित 2014 के अनुसार निम्नलिखित दिशा निर्देशों का सुझाव दिया गया है। तो इससे पहले हमने देखा कि ये मेडिको लीगल जो फोरेंसिक जांच हो रही थी, 2013 में एक कानून आया था, डीएचआर गाइडलाइंस 2013 आई थी। इसके साथ में गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल मेडिकल लीगल केयर फॉर सर्वाइवर्स, मतलब कि जो बच गए हैं, पीड़ित बच गए हैं या विक्टिम बच गया है, उसके लिए सेक्सुअल वायलेंस उसके साथ में अगर पीड़ित के साथ में हुआ और वो बच गए हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस 2014 में जारी की गई थी। यहाँ पर दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए। कौन से दिशा निर्देश हैं वो देख लेते हैं। देयर शुड बी ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द मेडिकल सिस्टम एंड केयर फैसिलिटी ऑफ ए सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम। एनी डिले में endanger the health of the survivor. B, if the victim of sexual assault has had a medical examination elsewhere and has a test report, medical professionals should avoid such test. C, safety and confidentiality should be taken care of while details of the incident of sexual violence, examination, evidence collection and treatment are being sought from the survivor. D, all the above. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। देयर शुड बी ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर मेडिकल सिस्टम, मतलब कि स्टैंडर्ड रूल होने चाहिए, प्रोटोकॉल होने चाहिए मेडिकल सिस्टम में, जिससे कि इस तरीके की कोई घटना किसी के साथ में हुई है तो वहां पर उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि स्टैंडर्ड प्रक्रिया है वो अपनाई जाए। और ये बात बताई गई है कि कोई खतरा है, जो उत्तरजीवी बच गया है, पीड़ित बच गया है, तो तुरंत इलाज उसका मिलना चाहिए। उसके साथ में कोई हेल्थ इश्यूज है वो पोस्ट इवेंट कोई नहीं घटने चाहिए, तो ये बात बताई गई है। बी पॉइंट में, इफ द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हैज हैड ए मेडिकल एग्जामिनेशन एल्सवेयर, मतलब कि कोई विक्टिम है उसने दूसरी जगह पर इलाज करवा लिया है या जांच करवा ली है, रिपोर्ट उसके पास में है, तो जो नई जगह पर हॉस्पिटल में बच्चा गया है जहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस को भी वो एविडेंस मिलेंगे, तो उस जगह पर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं ऐसा नहीं करेंगे कि बार बार उसका टेस्टिंग करवाया जाए, बार बार एग्जामिनेशन हो। पहले से कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है तो उन रिपोर्ट को ही ऑथेंटिक माने उन्हीं को आगे बढ़ा लिया जाए। सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी टेकन केयर ऑफ while details of the incident of sexual violence, examination, evidence collection and treatment are being sought from the survivor। तो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं, उसकी गोपनीयता है वो ध्यान रखनी चाहिए। इंसिडेंट्स के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, एविडेंस अगर पुलिस को कलेक्ट कर रहे हैं, एविडेंस वो ले रही है जांच के लिए और ट्रीटमेंट हो रहा है, तो सभी प्रोसीजर में, सभी स्टेज में
उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन रहे, जिससे कि बच्चे का किसी तरीके का कोई सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कोई नुकसान ना हो, और उसकी उत्पीड़न समाज के द्वारा नहीं किया जाए, बदनामी ना हो। तो ये सब बातें हैं वो ध्यान रखनी होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑल दिए वो। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल मेडिकल लीगल केयर फॉर सर्वाइवर्स विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस 2014। द फॉलोइंग गाइडलाइंस हैव बीन सजेस्टेड। दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल चिकित्सा कानूनी देखभाल यौन हिंसा के उत्तरजीवी पीड़ित 2014 में ये कानून आया था के अनुसार निम्नलिखित दिशा निर्देशों का सुझाव दिया गया है। पहला है, पुलिस विल नॉट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल एंड cannot take the victim from the hospital until the victim is fully treated. B. If the sexual victim is brought by the police for medical examination, the police should not be asked to sign the medical legal form as witness, but any senior medical officer or other health professional can be witness in favor of the victim. C. Health professionals must not entertain questions from the police such as whether rape occurred, whether survivor is capable of sexual intercourse, whether the person is capable of having sexual intercourse. They should interpret only medical legal evidence. D. All the above. तो गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल मेडिकल लीगल केयर फॉर सर्वाइवर्स पब्लिक विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस 2014 में और क्या गाइडलाइन जारी की गई है देख लेते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी हो जाएंगे। ये सभी बातें भी ध्यान रखनी होंगी। पुलिस विल नॉट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल्स, मतलब कि पुलिस है वो चिकित्सा जब बच्चा ले रहा है तो किसी भी तरीके का हेल्थ प्रोफेशनल के साथ में इंटरफेरेंस उसका नहीं होना चाहिए। पुलिस है वो किसी तरीके का दखल ना दे, क्योंकि इलाज है वो एक अलग तरीके के प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, चिकित्सा वो सुविधा उसको दी जा रही है, तो पुलिस का वहां पर इलाज के समय किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और बहुत बड़ी बात बताई गई है कि जांच परीक्षण के लिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसा नहीं है कि बच्चे को अस्पताल से निकाल करके और उसको हॉस्पिटल से बाहर ले गए, ये गलत बात हो जाएगी। पुलिस कोई भी कंडीशन में जब तक कि बच्चे का पूर्ण इलाज नहीं हो जाता या विक्टिम का पूर्ण तरीके से इलाज नहीं हो जाता, वो अस्पताल से उसकी छुट्टी नहीं करवा सकते। इसके साथ में इफ द सेक्सुअल विक्टिम इज ब्रॉट बाय द पुलिस, यहाँ ये बात बताई गई है कि सेक्सुअल विक्टिम है या यौन उत्पीड़न का शिकार बच्चा है, उसको पुलिस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेकर के आई है। पुलिस है वो बच्चे को अस्पताल में या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भर्ती करवाती है। तो पुलिस को किसी भी कंडीशन में ये नहीं कहा जाएगा कि आप विटनेस के रूप में साइन करिए, क्योंकि पुलिस ने भर्ती करवाया है और वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको लेकर के आई है। तो पुलिस अधिकारी है, उसको विटनेस के लिए साइन नहीं करने के लिए बोलेंगे। आपने घटना को देखा है, आप इसको लेकर के आए, तो विटनेस के लिए आप साइन कर दीजिए, ये कभी नहीं कहा जाएगा। पुलिस है वो विटनेस के लिए काम नहीं ली जाएगी यहाँ पर। बट एनी सीनियर मेडिकल ऑफिसर और अदर हेल्थ प्रोफेशनल कैन बी ए विटनेस इन फेवर ऑफ द विक्टिम। इसके साथ में ये बात बताई गई है कि मेडिकल ऑफिसर है, जिसमें ध्यान रखना है कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर है या दूसरा कोई हेल्थ प्रोफेशनल है, वो विटनेस दे सकता है, बच्चे के पक्ष में विटनेस दे सकता है कि हाँ ऐसा हुआ है, बच्चे के साथ में दुर्घटना हुई है, उसके साथ में अत्याचार हुआ है, तो ये विटनेस दिया जा सकता है सीनियर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या प्रोफेशनल के द्वारा। परंतु पुलिस है वो विटनेस का काम यहाँ पर नहीं करेगी। सी पॉइंट बताया, हेल्थ प्रोफेशनल्स मस्ट नॉट एंटरटेन क्वेश्चंस फ्रॉम द पुलिस सच एज, ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि हेल्थ ऑफिसर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, इनको पुलिस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका उत्तर देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा कि आप हमारी बातों का जवाब दीजिए। पुलिस की जांच अलग है, इलाज ट्रीटमेंट है वो अलग है। कौन कौन से क्वेश्चन, वेदर रेप अकर्ड, क्या इसके साथ में रेप हुआ है या बलात्कार हुआ है, ये बात का जवाब है हेल्थ ऑफिसर देने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते। वेदर सर्वाइवर इज कैपेबल ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि वो जो पीड़ित है या उत्तरजीवी है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स या लैंगिक प्रक्रिया है वो कर सकता है नहीं कर सकता है, इसका भी जवाब हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो इसका भी जवाब नहीं देंगे। वेदर द पर्सन इज कैपेबल ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्या वो लैंगिक रूप से परिपूर्ण है। तो इन सब बातों के पुलिस के जो सवाल है उनको आज जवाब हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो नहीं देंगे, या उनके बारे में पूछा भी नहीं जाना चाहिए कि इस तरीके के जवाब है वो पुलिस है वो रिकॉर्ड करे और इसके लिए जो
जवाब देने के लिए उत्तरदायी है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पर बताई गई है कि हेल्थ ऑफिसर है वो या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो सिर्फ एविडेंस दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने परीक्षण किया है, परंतु पुलिस को इस बारे में नहीं कहा जाएगा। इसके साथ में ही हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो पुलिस के जो सवाल होते हैं उनको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ये बातें बताई गई है। गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल मेडिकल लीगल केयर फॉर सर्वाइवर्स विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस 2014 में सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 89, SJPU oblique local police will get the victim child admitted to the nearest hospital within 24 hours for medical care and protection. Medical examination of the child will be done by SJPU। स्थानीय पुलिस पीड़ित बच्चे को 24 घंटे के भीतर चिकित्सा देखभाल और सुरक्षा के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराएगी। बच्चे की मेडिकल जांच के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जानी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेशल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर और डी है मेल डॉक्टर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी फीमेल डॉक्टर। ये बात ध्यान रखनी है कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस बच्चे को एडमिट करती है, नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करती है। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि 24 घंटे के भीतर ये पुलिस के द्वारा भर्ती किया जाना चाहिए, नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए बच्चे को। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मेडिकल जांच कौन करेगा? फीमेल डॉक्टर करेगी। ये बात बताई गई है कि फीमेल डॉक्टर है उसके द्वारा जांच परीक्षण निरीक्षण किया जाना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी फीमेल डॉक्टर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 90, मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 27 ऑफ पोक्सो एक्ट 2012 if the parents of the victim girl are not with her for any reason in whose presence will it be held। पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 27 के तहत मेडिकल जांच यदि पीड़ित लड़की के माता पिता किसी कारण से उसके साथ नहीं है, यह किसकी उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा? मतलब कि मेडिकल जांच है जहां पर बच्चे के माता पिता है वो नहीं है, लड़की की जांच है वो कौन के प्रेजेंस में होगी, किसके प्रेजेंस में होनी चाहिए? क्योंकि इसमें बताया गया है कि मेडिकल परीक्षण तो हो रहा है, मेडिकल जांच तो हो रही है, परंतु बच्ची के माँ बाप है वो साथ में नहीं है। तो पोक्सो एक्ट की धारा 27 के तहत यहाँ पर जांच किसकी उपस्थिति में होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए वुमेन नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन, बी एनी वुमेन नॉमिनेटेड बाय द पुलिस, सी एनी वुमेन नॉमिनेटेड बाय एन एनजीओ, डी एनी पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए अ वुमेन नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि कोई भी महिला कर्मचारी है, कोई भी महिला ऑफिसर है, उसको नियुक्त किया जाएगा, किसी भी महिला को नॉमिनेट किया जाएगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के द्वारा। मेडिकल हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो किसी भी महिला को नॉमिनेट करेंगे कि आपके सामने बच्चे का परीक्षण निरीक्षण होना चाहिए, मेडिकल जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर बच्चे के माता पिता है वो साथ में नहीं है लड़की के। तो यहाँ नॉमिनेट किया जाएगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के द्वारा। किसको नॉमिनेट किया जाएगा? महिला को नॉमिनेट किया जाएगा। वहां पर कोई भी महिला है, या तो इंस्टीट्यूट की महिला हो सकती है या किसी भी महिला को नियुक्त किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, उसकी प्रेजेंस में ही मेडिकल जांच है वो हो सकती है। ये बात बताई गई है धारा 27 में, पोक्सो एक्ट की धारा 27 में बताई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए वुमेन नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि पोक्सो एक्ट 2012 में क्या एक्ट बना था और उसमें 2019 में क्या अमेंडमेंट हुए थे, ये स्कूल के रेफरेंस में लाए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी और दूसरे स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन हैं। क्योंकि पोक्सो पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आजकल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जब भी नया नोटिफिकेशन आए आपको सूचना मिल जाए। देख लेते हैं अगला सवाल 91। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्स विक्टिम्स एज पर द पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार बाल यौन पीड़ितों की देखभाल और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। ऑप्शन देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 19(5) ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012, द एसजेपीयू और द local police shall admit the victim to the nearest hospital or shelter home within 24 hours. B. As per section 19(6) of the POCSO Act 2012,
the SJPU or the local police shall report the matter to the Child Welfare Committee CWC and the special court within 24 hours. C. The Child Welfare Committee CWC under Rule 4 of the POCSO Act 2012 may order separation of a sexually abused child from his or her family if he/she has been or is likely to be sexually abused there. D. All the above. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। पोक्सो एक्ट पर आधारित सारी तरीके के क्वेश्चन है वो यहाँ पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। यहाँ कंडीशन बताई गई है कि एज पर सेक्शन 19(5) के सेक्शन के अनुसार पोक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 19(5) के तहत एसजेपीयू और लोकल पुलिस को क्या करना होगा, उसको बच्चे को, जो भी पीड़ित बच्चा है उसको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। ये बताया गया है सेक्शन 19(5) में बताया गया है कि बच्चे को या तो एसजेपीयू मतलब कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस है उसके द्वारा बच्चे को नियरेस्ट हॉस्पिटल में 24 घंटे के भीतर एडमिट करवाना होगा। और एज पर सेक्शन 19(6) पोक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 19(6) में ये बात बताई गई है कि एसजेपीयू या लोकल पुलिस शैल रिपोर्ट द मैटर टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, मतलब कि सीडब्ल्यूसी को भी ये रिपोर्ट करेंगे या स्पेशल कोर्ट है उसको रिपोर्ट करेंगे। 24 घंटे के अंदर उसको एडमिट करवाना होगा अस्पताल में। इसके साथ में ही सीडब्ल्यूसी और स्पेशल कोर्ट को भी 24 घंटे के अंदर ये सूचना है वो दे दी जाएगी। ये बता दिया जाएगा कि बच्चे के साथ में क्या तरीके की घटना हुई है। इसके साथ में तीसरा पॉइंट है द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सीडब्ल्यूसी अंडर रूल 4 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। ये बात बताई गई है कि सीडब्ल्यूसी का क्या कर्तव्य हो जाएगा। रूल 4 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 में ऑर्डर सेपरेशन ऑफ ए सेक्सुअली अब्यूज्ड child from his or her family if he/she has been or is likely to be sexually abused there। मतलब सीडब्ल्यूसी है वो रूल 4 के तहत ये आदेश दे सकती है कि बच्चे को परिवार वालों से अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई है, जो अत्याचार हुआ है या जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है उसके परिवार में हुआ है, तो बच्चे के फायदे के लिए कि वहां पर कोई थ्रेटनिंग ना मिल जाए, वहां पर कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो सीडब्ल्यूसी है उसको क्या कर सकती है, बच्चे को अलग रखने का आदेश दिया जा सकता है। क्योंकि परिवार के अंदर ही वो घटना हुई है तो उसको परिवार से अलग रखने का आदेश दिया जा सकता है। सभी उत्तर यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 92। As per section 35 of the POCSO Act, it is necessary that the statement of the child should be recorded by the special court within dash days of taking cognizance of the offence and the trial should be completed within dash year। पोक्सो अधिनियम की धारा 35 के अनुसार यह आवश्यक है कि अपराध का संज्ञान लेने के डैश दिनों के भीतर विशेष न्यायालय द्वारा बच्चे का बयान दर्ज किया जाना चाहिए और मुकदमा डैश वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में 15 डेज, सेकंड 3 इयर्स, फर्स्ट 30 डेज, सेकंड 1 ईयर, फर्स्ट 45 डेज, सेकंड 2 इयर्स, फर्स्ट 60 डेज, सेकंड 5 इयर्स। करेक्ट आंसर इज बी, मतलब कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आ जाएगा 30 डेज आ जाएगा, 30 डेज आ जाएगा, और सेकंड है 1 ईयर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 ईयर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को फिर से सुना रहा हूँ। एज पर सेक्शन 35 ऑफ द पोक्सो एक्ट, इट इज नेसेसरी दैट द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड बी रिकॉर्डेड बाय द स्पेशल कोर्ट विद इन 30 डेज। मतलब कि स्पेशल कोर्ट है वो 30 दिनों के अंदर बच्चे का स्टेटमेंट लेना चाहिए। टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड द ट्रायल शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। मतलब कि 30 दिनों के अंदर उसका बयान दर्ज होना चाहिए स्पेशल कोर्ट में, और इसके साथ में ही जो ट्रायल चल रहा है उसकी जो प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, वो 1 साल के अंदर पूर्ण हो जानी चाहिए। मतलब कि जो ट्रायल है या केस को चलाया जा रहा है वो कोर्ट है 1 साल के अंदर वो सुनवाई है वो पूर्ण करके और सजा दे दे। तो ये बात बताई गई है यहाँ पर 35 में, सेक्शन 35 पोक्सो एक्ट की सेक्शन 35 में बताया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 93। एज पर रूल 7 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012, एन ऑर्डर ऑफ एंट्रीम कॉम्पेंसेशन फॉर इमीडिएट रिलीफ और रिहेबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड कैन बी मेड बाई डैश एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR। पोक्सो अधिनियम 2012 के नियम 7 के अनुसार डैश द्वारा बच्चे को तत्काल राहत या पुनर्वास के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश प्राथमिकी दर्ज होने के बाद किसी भी चरण में दिया जा सकता है। किसके द्वारा दिया जा सकता है, ऑप्शन देख लेते हैं।
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट SJPU, लोकल पुलिस LP, और डी स्पेशल कोर्ट SC। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, SC के द्वारा स्पेशल कोर्ट है वो ये आदेश जारी करेगा एज पर रूल 7 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। An order of interim compensation for immediate relief or rehabilitation of the child can be made by SC, मतलब कि स्पेशल कोर्ट एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR। मतलब कि जैसे ही FIR दर्ज होती है, बच्चे का पुनर्वास करने के लिए, उसको तुरंत रिलीफ देने के लिए, कंपनसेशन देने का आदेश जारी कर सकते हैं। कौन जारी कर सकते हैं? स्पेशल कोर्ट है वो आदेश देगा कि बच्चे को तुरंत राहत दी जाए, उसका पुनर्वास करवाया जाए। तो ये सही हो जाएगा हमारा उत्तर डी, स्पेशल कोर्ट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 94। What are the measures to sensitize the child about the body and personal safety? शरीर और व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में बच्चे को कैसे जागरूक बनाया जा सकता है? ये बात है वो स्कूल लेवल पर हम सभी को ध्यान रखनी है, पेरेंट को भी ध्यान रखनी है। कौन कौन सी चीजें हैं जिससे जागरूक किया जाए, बच्चे को जागरूक किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए कि पर्सनल सेफ्टी है वो बच्चा कैसे रख सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। Parents should start teaching their children about the body safety at the age of 3 to 5 years. B. Teach children proper names for all body parts, including names such as genitals, penis, vagina, private parts, and get the child ready to say no when needed. C. Teach them that privacy, modesty, personal behaviors, and boundaries are important. D. Do not force the child to give hugs or kisses to people they do not want to. Respect their right to tell anyone that they do not want to give them a kiss or a hug. E. All the above. सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। मतलब कि बच्चे को जागरूक बनाने के लिए, बच्चे की बॉडी और पर्सनल सेफ्टी, शारीरिक और उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान रखनी होंगी। पेरेंट्स शुड स्टार्ट टीचिंग देयर चिल्ड्रन अबाउट द बॉडी सेफ्टी एट द एज ऑफ 3 to 5 years। मतलब कि बच्चा जब 3 से 5 वर्ष का होता है तो बच्चे को सिखाना चाहिए, माँ बाप हैं ये बात बताएं कि क्या बॉडी सेफ्टी होती है, क्या उसका कोई दुरुपयोग कर रहा हो, शोषण कर रहा हो, बच्चे को मालूम नहीं है कि कहीं गलत जगह पर हाथ लगाया जा रहा है तो ये बात गलत है, उसको बताई नहीं गई है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं की गई है तो बच्चा कहेगा ही नहीं, वो नॉर्मल समझेगा। तो ये बात है कि ध्यान रखने वाली है कि पेरेंट है वो बच्चा जब 3 से 5 वर्ष का होता है तो बातें बताई जानी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए। इसके साथ में टीच चिल्ड्रन प्रॉपर नेम्स फॉर ऑल बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट के नाम पता होने चाहिए, इंक्लूडिंग नेम्स सच एज जेनाइटल्स है, उसके लैंगिक ऑर्गन है उनके बारे में भी बताया जाए, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी बताया जाए। और उनको खेल खेल में ये बात भी सिखाई जानी चाहिए कि प्राइवेट पार्ट को कोई टच कर रहा है तो बच्चा ना बोलना सीखे। बच्चे को कोई थ्रेटन किया जा रहा है, मान लीजिए कि बच्चे को कोई थ्रेटन किया जा रहा है तो बच्चा ना कहना सीखे, प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है, जेनाइटल्स को कोई टच किया जाता है तो बच्चों को ना कहना सिखाएं। इसके साथ में पेरेंट को क्या करना होगा, टीच देम दैट प्राइवेसी, मोडेस्टी, पर्सनल बिहेवियर्स एंड बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट। मतलब प्राइवेसी है, मोडेस्टी है, पर्सनल बिहेवियर है, बाउंड्रीज है, आपके क्या बंधन है, आपके क्या सीमाएं हैं, वो सब बातें बतानी होंगी। ये बात बतानी होगी, प्राइवेसी है वो भी बतानी होगी, मोडेस्टी भी बतानी होगी, पर्सनल बिहेवियर है ये भी बताने होंगे, बच्चे को सिखाना होगा। जब तक बच्चा जानेगा नहीं, सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं तो वो विरोध भी नहीं कर सकता। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये बात बहुत कॉमन होती है, लोग गौर ही नहीं करते और जब दुर्घटना हो जाती है तब पता लगता है। डू नॉट फोर्स द चाइल्ड टू गिव हग्स और किसेस टू पीपल। मतलब कि कोई भी पेरेंट है अपने बच्चे को ये नहीं करे कि अंकल को, आंटी को आप किस करिए, हग करिए, ये गले लगाइए, ये बात बिल्कुल गलत है। बच्चा अननोन पर्सन के साथ में घुलना मिलना नहीं चाहता तो उसको इतना फैमिलियर मत बनाइए कि हर किसी के साथ में वो हग करे, किस करे। तो ये बात है वो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए क्योंकि बच्चा नहीं चाह रहा है। जब बच्चा नहीं चाह रहा है तो आप उसको दबाव मत बनाइए, ऐसा मत बोलिए कि आप अच्छे बच्चे नहीं हो, आप अंकल को हग नहीं कर रहे, आप आंटी को हग नहीं कर रहे हो, आप भैया को किस नहीं कर रहे हो, आप बहन को किस नहीं कर रहे हो। तो ये बातें बिल्कुल गलत है। आप बच्चा जब नहीं चाह रहा है तो उसको फोर्स मत करिए और ये बात बताइए कि वो बच्चा जब चाह नहीं रहा है तो आप फोर्स करके उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अनवांटेड चीजें हैं उनको
सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फ़र्क महसूस करवाइए कि ये मेरा फ़ैमिलियर है, ये मेरा अपना है, ये दूसरा है और दूसरे के साथ में इस तरीके की चीज़ें हैं वो नहीं करवानी चाहिए, बच्चे को नहीं सिखाना चाहिए। तब जा कर के आप बच्चे को सेंसिटाइज़ कर सकते हैं, जागरूक बना सकते हैं बॉडी और पर्सनल सेफ्टी के बारे में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट आर द मेजर्स टू सेंसिटाइज द चाइल्ड अबाउट द बॉडी एंड पर्सनल सेफ्टी? और कौन कौन सी चीजें ध्यान रखी जानी चाहिए बच्चे को शारीरिक और व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाने के लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। मेक द चाइल्ड अवेयर दैट इफ समवन ट्राइज टू सी और टच देयर प्राइवेट पार्ट्स, टेल द पेरेंट इमीडिएटली एंड reassure them that the parent will listen, trust and protect them. B. Children should tell parents about their personal safety such as bath time, cleaning themselves after defecation, etc. Teach them to follow parental instructions before moving into a new situation like camp, school, daycare, etc. C. Teach about the what if in specific situations through play and the saying no through role playing. D. All the above. सही उत्तर हो जाएगा डी। ये सभी बातें भी ध्यान रखनी है। मेक द चाइल्ड अवेयर दैट समवन ट्राइज टू सी और टच देयर प्राइवेट पार्ट्स, मतलब कि ये बात भी बताइए कि कोई आपके प्राइवेट पार्ट को या जेनाइटल पार्ट को टच करने की कोशिश कर रहा है, देख रहा है, तो उसको सिखाइए कि आपके साथ में कोई गलत बात हो रही है, गलत चीजें हो रही है। बच्चे को ये बात अवेयर करना होगा, उनको जागरूक करना होगा कि ये चीजें गलत होती है और दूसरा आदमी कोई भी पर्सन उनके प्राइवेट पार्ट को या तो टच कर रहा है या देख रहा है तो उनको ये बात बतानी चाहिए कि ऐसा कोई कर रहा है तो आप हमें बताइए, तुरंत बताइए। और रीएश्योर देम, उनको ये भी विश्वास दिलाइए कि पेरेंट आपकी बात सुनेंगे। कोई ऐसा कर रहा है तो पेरेंट आपकी बात पर गौर करेंगे। ये बात भी आपको उनको कॉन्फिडेंस में लाना है, ये विश्वास पैदा करना है, ये विश्वास साथ में देना है कि माँ बाप है, हम लोग हैं, आपकी रक्षा करेंगे, इसलिए आप हमें बताइए। कोई थ्रेटनिंग दे रहा है, कोई डरा रहा है तो बताइए कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबको सीधा कर देंगे, ये बात भी बता के रखिए। तो बच्चा कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि मेरे माँ बाप है, मेरी बात सुनते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं और मेरी रक्षा भी करेंगे। तो बच्चा निश्चित रूप से आपसे कहेगा, अन्यथा बच्चा आपको बात बताएगा ही नहीं। आजकल की बिजी लाइफ हो गई है तो बच्चे हैं वो बात कहते रहते हैं, पेरेंट गौर नहीं करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चे के साथ में कोई घटना दुर्घटना हो रही है परंतु वो कह नहीं पा रहा है, कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है परंतु आपने गौर नहीं किया, तो वहां पर चाइल्ड है वो क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड हो जाएगा। बच्चा है वो अब्यूज्ड हो जाएगा, उसके साथ में लैंगिक प्रताड़ना है वो हो सकती है। बी. चिल्ड्रन शुड टेल पेरेंट्स अबाउट देयर पर्सनल सेफ्टी सच एज बाथ टाइम, क्लीनिंग देमसेल्व्स आफ्टर डिफिकेशन, मतलब कि बच्चों को बाथ टाइम पर क्लीनिंग और अपनी साफ सफाई करते समय शौच जाने के बाद में ये बातें सिखाई जानी चाहिए कि कैसे नहाना है, कैसे स्नान करना है और टॉयलेट जाने के बाद में वो अपनी खुद की साफ सफाई खुद करना सीखे, बच्चा खुद करना सीखे, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि छोटा बच्चा है वो अपने पैंट पहनना नहीं सीखता है या कोई अपने वो डिफिकेशन में गया या कहना का चाहिए शौचालय गया और उसने शौच धोना ही नहीं सीखा है या नहाना नहीं सीखा है, तो उसके लिए उसको दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ेगी और वहां दूसरे लोग हैं उसके साथ में अत्याचार कर सकते हैं, यौन उत्पीड़न कर सकते हैं। तो बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, उनको सिखाइए। टीच देम टू फॉलो पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन बिफोर मूविंग इनटू ए न्यू सिचुएशन लाइक कैंप, स्कूल, डे केयर, कि नई जगह पर जा रहे हैं तो पेरेंट के निर्देश है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहाना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये करना है, वो करना है। सब बातें सिखाइए क्योंकि आप साथ में नहीं जा रहे, बच्चा अकेला जा रहा है और वहां पर किसी का असिस्टेंस लिया जा सकता है। सभी जागरूक करिए, सभी बातें हैं वो सिखाइए। ये बात भी बताइए कि अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, स्पेशल सिचुएशन थ्रो प्ले एंड सेविंग नो थ्रो रोल प्ले, मतलब कि उनके सामने डमी सिचुएशन क्रिएट करिए, उनके सामने इस तरीके की सिचुएशन पैदा करिए कि वो ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से सुरक्षित बचना है। ये प्ले के द्वारा खेल खेल में बच्चे को बता दीजिए कि आपके साथ में कोई कुदृष्टि रखता है, कोई गलत काम करना चाह रहा है, तो खेल खेल में उसको सिखा दीजिए कि क्या हो रहा है, आपको सिचुएशन क्रिएट करके खेल में चीजें बता दीजिए। और सेइंग नो थ्रो रोल प्लेइंग, मतलब कि रोल प्ले करिए और उसको नो कहना सिखाइए। आप उसके साथ में खेल खेल में ही बातें सिखा दीजिए,
उसकी सुरक्षा के बारे में चीजें सिखा दीजिए, नहीं कहना सिखा दीजिए, चीखना सिखा दीजिए। अगर कोई इस तरीके की घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, तो आपका बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, पेरेंट का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा उसको जागरूक बनाने के लिए, शारीरिक और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। सही उत्तर हो जाएगा डी। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 96। Under which section of the POCSO Act 2012 the teachers, management and all the employees of the institutions have been prescribed the essential duty of reporting child abuse along with being aware of the provisions of the act? पोक्सो अधिनियम 2012 की किस धारा के तहत शिक्षकों, प्रबंधन संस्थानों के सभी कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों से अवगत होने के साथ साथ बाल शोषण की रिपोर्ट करने का आवश्यक कर्तव्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। सेक्शन 19(1) एंड 21 ऑफ द पोक्सो एक्ट, सेक्शन 9(1) एंड 11 ऑफ द पोक्सो एक्ट, सेक्शन 29 फर्स्ट एंड 31 ऑफ द पोक्सो एक्ट, सेक्शन 39(1) एंड 41 ऑफ द पोक्सो एक्ट। करेक्ट आंसर इज ए, सेक्शन 19(1) एंड 21 ऑफ द पोक्सो एक्ट। सेक्शन 19(1) और 21 में ये बात बताई गई है कि शिक्षकों, प्रबंधन संस्थानों के सभी कर्मचारियों को इन प्रावधानों से अवगत होना चाहिए। बाल यौन शोषण के जो प्रावधान है उनके बारे में जागरूक होना होगा और उनको ये बात भी बताई जानी चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपको रिपोर्ट करनी होगी। अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो सजा हो सकती है टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और जो भी इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी सजा का प्रावधान रखा गया है कि आपको निश्चित रूप से रिपोर्ट करना होगा। मैटर को दबाना नहीं होगा। आपने मैटर दबाया तो आपका क्या हो जाएगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये प्रावधान किया गया है, मतलब कि ये आवश्यक रूप से आपको रिपोर्टिंग के लिए बाध्य किया गया है पोक्सो एक्ट 2012 में। इस तरीके का पहली बार कानून बनाया है कि आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, आप मैटर को बताना नहीं चाह रहे, आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपने घटना देखी है तो आप अकाउंटेबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको ये चीजें रिपोर्ट करनी होंगी, अन्यथा सजा का प्रावधान किया गया है। और ये बातें पोक्सो एक्ट में बताई गई है। कौन से एक्ट में बताई गई है? सेक्शन 19(1) एंड 21 ऑफ द पोक्सो एक्ट। Move to question number 97. What program should be organized at the school level for the empowerment of girls? लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए स्कूल स्तर पर कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। कैंप्स ऑन सेंसिटाइजेशन ऑफ गर्ल्स ऑन हेल्थ एंड सैनिटेशन इश्यूज, कराटे, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स should be conducted at regular intervals. See, programs like folk dance, nukkad natak, poster competitions, quiz, debate, exhibitions can also be conducted to foster gender equality. और डी, all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, all the above। What programs should be organized at the school level for the empowerment of girl child? लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए स्कूल स्तर पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? कैंप्स ऑन सेंसिटाइजेशन ऑफ गर्ल्स ऑन हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये कैंप लगना चाहिए विद्यालय स्तर पर। साथ में बच्चियों को कराटे, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है वो दी जाए, और ये ट्रेनिंग है वो रेगुलर इंटरवल में होनी चाहिए। एक बार बच्चा कोई सीख गया है तो उसके बाद में उसको बार बार चीजें है वो याद करवानी है, उनको रिवाइज करवाना है। ये कराटे और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है गर्ल्स स्टूडेंट के लिए रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर इंटरवल में होनी चाहिए। इसके साथ में प्रोग्राम्स लाइक फोक डांस, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर कंपटीशन, क्विज, डिबेट, एग्जीबिशन, ये सभी करवाए जाने चाहिए जिससे कि जेंडर इक्वलिटी है उसको बढ़ावा मिले, लोगों को जागरूक किया जाए, बच्चों को जागरूक किया जाए। तो ये सब कार्यक्रम है वो विद्यालय लेवल पर होने चाहिए। किसके लिए? फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द वेब एड्रेस फॉर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? मतलब कि एनसीपीसीआर का जो वेब एड्रेस है वो क्या है? एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उसका जो वेबसाइट है उसका वेब एड्रेस है वो क्या है? वेब पता हमें देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। https:/ncib.in, बी https:/wcd.nic.in, सी https:/ncpcr.gov.in, और डी है https
https://dcpcr.delhi.gov.in। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। https://ncpcr.gov.in, ये हो जाएगा आपके https://ncpcr.gov.in, ये एड्रेस हो जाएगा। यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसके बारे में बच्चे को सुरक्षित करना है, क्या गाइडलाइंस है, वो सब बातें हैं एनसीपीसीआर में बताई गई हैं एड्रेस पर। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। एनसीपीसीआर conceptualized and launched संवेदना टोल फ्री नंबर 180012122830, which provides counseling especially for children who want to walk during the testing period of corona. What is the full form of संवेदना? एनसीपीसीआर ने संवेदना टोल फ्री नंबर 1800 121 2830 की अवधारणा और लॉन्च किया, जो विशेष रूप से उन बच्चों के लिए परामर्श प्रदान करता है जो कोरोना की परीक्षण अवधि के दौरान बात करना चाहते हैं। संवेदना का पूर्ण रूप क्या है? मतलब कि यहाँ 1800 121 2830 है, एक टोल फ्री नंबर है, वो जारी किया और ये टोल फ्री नंबर को नाम दिया गया था संवेदना, नाम दिया गया था। तो संवेदना की अवधारणा और इसको लॉन्च किया गया था। इस संवेदना का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, बी सेंसिटाइजिंग एक्शन फॉर मेंटल हेल्थ vulnerability through emotional development, necessary acceptance, C supportive action with holistic approach to build resilience among the children of armed forces personnel, और D है startup acceleration of moiety for production innovation development and growth। सही उत्तर क्या हो जाएगा संवेदना का? बी हो जाएगा सेंसिटाइजेशन एक्शन फॉर मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट नेसेसरी एक्सेप्टेंस है, ये शुरू किया गया था। संवेदना का फुल फॉर्म है, संवेदना शुरू की गई थी कोरोना काल में, जो सब जगह पर एक डर का माहौल था, एक डिप्रेशन का माहौल था, तो संवेदना एक टोल फ्री नंबर है वो जारी किया गया था 1800 121 2830। इस पर बच्चा कॉल करके और अपनी बात कर सकता है, अपने कोई काउंसलिंग ले सकता है, अपने बारे में जान सकता है, वो डर को दूर कर सकता है। तो ये अवधारणा है वो लॉन्च की संवेदना, और इसके बारे में बताया गया। संवेदना का फुल फॉर्म क्या था? सेंसिटाइजिंग एक्शन फॉर मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट नेसेसरी एक्सेप्टेंस। सही उत्तर हो गया बी। और मित्र सरिस का सीरीज पंचम का अंतिम क्वेश्चन है 100। विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड इन 272 vulnerable districts of 32 states, union territories of the country in collaboration with Narcotics Control Bureau to prevent drug and substance abuse and illegal trafficking among children। देश के 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 272 संवेदनशील जिलों में नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों के सेवन और बच्चों के बीच अवैध तस्करी को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। एक युद्ध नशे के विरुद्ध, एक कदम मदद की ओर, संकल्प एक प्रयास, और डी है एक कदम जिंदगी की ओर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। एक युद्ध नशे के विरुद्ध कहां पर चला गया? 272 संवेदनशील जिले हैं भारत के, जिनको 32 राज्यों में ये 272 जिले थे। वहां पर नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों के सेवन और बच्चों के बीच अवैध तस्करी को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम है वो शुरू किया गया। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। इस तरीके से डियर फ्रेंड्स सरिस का सीरीज 5th में हमने 20 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए, और ये क्वेश्चंस हैं वो पोक्सो एक्ट पर आधारित थे। पोक्सो एक्ट पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक परीक्षा में ये पूछे जा रहे हैं। जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एनवीएस, केवीएस और एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड अदर स्टेट बोर्ड्स, और दूसरी कॉमन एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पोक्सो एक्ट पर बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल और क्या लेटेस्ट उसमें अमेंडमेंट किए गए, सभी क्वेश्चंस आज हमने चर्चा किए। अभी तक हम 5 सीरीज है वो कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब कि 100 क्वेश्चंस है पोक्सो पर आधारित हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे भी हम पोक्सो एक्ट पर क्वेश्चंस करने वाले हैं।
परंतु डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखनी है कि पॉक्सो एक्ट यानी कि सरिस्का सीरीज है वो सिर्फ अवेलेबल है मेंबर्स के लिए। और साथियों, अगर आप एस्पिरेंट हैं एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए, तो नवोदय विद्यालय ने एनवीएस स्कीम है आपके सिलेबस में रखी है। नवोदय स्कीम पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज है। धौलागढ़ माता सीरीज में क्या क्या चीजें चर्चा हो रही हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, इसके साथ में मैस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन प्रोसेस, इसके साथ में और कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन, जेएनवीएसटी एंड ट्रांसफर पॉलिसी, और जितने भी टॉपिक आपके एनवीएस ने रखे हैं सारे टॉपिक हैं वो धौलागढ़ माता श्रृंखला में चर्चा किए जा रहे हैं। परंतु इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि धौलागढ़ माता श्रृंखला है वो अवेलेबल है सिर्फ मेंबर्स के लिए। इसलिए आप अगर एस्पिरेंट है इन सभी पोस्ट के लिए तो नवोदय सिस्टम के क्वेश्चन देखने के लिए धौलागढ़ माता सीरीज की मेंबरशिप ले लीजिए और अपने सिलेक्शन को निर्धारित करिए। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।